आप किसी को कोई सामान कुरियर करते हैं 2 तारीख को, सपोज करिए, और वो कुरियर 12 तारीख को डिलीवर होना है। मीन्स 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपका पार्सल किसके पास है? पार्सल मैन के पास है। यानी उस पार्सल के प्रति पार्सल मैन की कुछ जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपने एक लिमिटेड समय के लिए अपना सामान जो है उसको सौंप दिया है। ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, यह दृश्य आपको इमेजिन क्यों करा रही हूँ? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आज की क्लास है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपनिधान। मैंने शुरू में एक दृश्य इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है, ये उपनिधान वर्ड बहुत सुनने में ही टफ लगता है। इंग्लिश में हालांकि फिर भी ईजी है जब हम सुनते हैं बेलमेंट, लेकिन जब आप कोई सीन अगर दृश्य अपने सामने सोच लेते हैं तो उस वर्ड को समझना आसान हो जाता है। फिलहाल आंसर लिखने कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन सी केस स्टडी करनी है, उससे पहले ये जानना जरूरी कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये हैं: व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट, कैन देयर बी बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, रेफर द डिसाइडेड केसेस। उपनिधान से क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करें, क्या बिना संविदा के उपनिधान हो सकता है, निर्णित वादों से उल्लेख करें। अब सबसे पहले हमें उपनिधान को समझना होगा, और समझने से ज़्यादा जरूरी कि उसको लिखना कैसे है। तो उपनिधान, जिसे हिंदी में निक्षेप भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं, ये एक टेक्निकल शब्द है। शब्द की दृष्टि से इसका अर्थ होता है प्रत्येक प्रकार का परिधान जो आप करते हैं। अब फिर से आपको ये मुश्किल लग रहा होगा समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाता है। तो क्या होता है, कई न्यायिक निर्णय लिए गए और फिर जाकर के उपनिधान शब्द को परिभाषित किया गया, और उस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संविदा के अधीन किसी माल का, किसी वस्तु का, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए शर्त पर दिया जाता है कि उद्देश्य जब पूरा हो जाएगा तो उस माल या वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दिया जाएगा, और ये क्या हो जाता है, ये उपनिधान है। अब जैसे कि आपकी घड़ी खराब हो गई, आप घड़ी बनने को देते हो दुकानदार को, तो आपने शर्त पे दिया है कि जब घड़ी बन जाएगी, आपका उद्देश्य क्या है, घड़ी बनवाना। आपने शर्त क्या दिया है कि आप जब घड़ी बन जाएगी तो आप उसे वापस लेने आ जाओगे, मतलब आप उसके ओरिजिनल स्वामी हो। लेकिन जितने दिन घड़ी दुकान पे रहेगी जिम्मेदारी किसकी होगी, दुकानदार की होगी। तो उपनिधि कौन है, दुकानदार है। ठीक, और आप क्या है, उपनिधान दे रहे हैं उसको। अब लेकिन सिर्फ इतना लिखने से तो परिभाषा पूरी होगी नहीं, तो हमें किसी सिंकर का परिभाषा लिखना पड़ेगा। अच्छे आंसर राइटिंग की ये पहचान होती है। तो यहाँ पे केंट की परिभाषा लिख दीजिएगा: किसी अभिव्यक्त अथवा विवक्षित संविदा के अधीन, कोई ऐसी संविदा जिसमें सारे क्लॉजेस लिखे गए हैं, ठीक है, अभिव्यक्त किए गए हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य, कोई खास उद्देश्य से उसको करने से पहले, अथवा प्रयोजन के लिए किसी वस्तु का परिधान या किसी वस्तु को डिलीवरी किया जाना ही उपनिधान है। ये धारा 148 में, आईपीसी की धारा 148 कहती है बेलमेंट, बेलर और बेली के बारे में, यानी निक्षेप, निक्षेपक और निक्षेप ग्रहिता के बारे में, जिसे कहते हैं उपनिधान, उपनिधात और उपनिहिति। अब इसमें क्या है, धारा 149 कहता है, 48 तो हमने देख लिया, 149 इसमें किसी प्रयोजन के लिए माल का परिधान है। आपने जो भी सामान दिया है किसी ना किसी उद्देश्य से किसी को दिया, चाहे आपने ड्राई क्लीनर को कपड़े दिए ड्राई क्लीन करने के लिए, आपका उद्देश्य क्या था, कपड़े को साफ करना है। अब ड्राई क्लीनर उसको कितने दिन रखता है, ये जिम्मेदारी उसकी है, और जैसे ही प्रयोजन पूरा हो जाएगा वो आपके माल की वापसी कर देगा, चाहे वो पार्सल मैन हो जो आपको तक पार्सल पहुंचाएगा, चाहे आप घड़ी बनने के लिए देते हैं। वो व्यक्ति जो सामान परिदत्त करता है वो उपनिधाता, और जिसको सामान दिया जाता है वो क्या है, उपनिहिति है। अब हमको बात करनी है कि इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आवश्यक तत्व में सबसे पहले आता है किसी प्रयोजन के लिए ही माल का परिधान किया जाता है। सामान की डिलीवरी किसी न किसी मोटिव या उद्देश्य से की जाती है, ये है धारा 149 में। माल के कब्जे का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण वास्तविक भी हो सकता है और प्रतीकात्मक भी हो सकता है। कैसे वास्तविक और प्रतीकात्मक, प्रयोजन तो होना कंपलसरी है, लेकिन ये जो प्रयोजन तो पता है, पर जो सामान इधर से उधर किया जा रहा है वो वास्तविक भी दिखेगा भी और प्रतीकात्मक रूप से भी होता है। जैसे कि गोदाम है किसी का, उसने गोदाम की चाबी का स्थानांतरण, कौन ने खौ को घड़ी बेची, घड़ी बेचकर पैसा लिया। खौ ने कौ को बोला कि 1 माह तक, अभी तब तक अपने पास घड़ी रखो, मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ, घूम के लौट के आऊँगा तो ले लूँगा। तो घड़ी बेचने से पहले जो है कौ वो घड़ी का मालिक था, पर घड़ी बेचने के बाद वो घड़ी का मालिक नहीं है, वो अब उपनिहिति हो गया, क्योंकि उसको 1 महीने के लिए खौ ने रख दिया है घड़ी रखने के लिए। तो उस 1 महीने में उसकी जिम्मेदारी है कि घड़ी चोरी ना हो, क्योंकि उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माल को चाहे बिना किसी औपचारिक व्यवस्था के उपनिधान कर लेता है, तो जैसे कि एक केस है अल्टजन बनाम निकोल्स केस। एक
कस्टमर जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट में घुसते ही रेस्टोरेंट का जो बैरा होता है ना, वो उसका कोट उतारता है, मतलब एक प्रोटोकॉल के तहत, और कोट उतार के उसको टांग देता है बैरा। उसके बाद वो उसको खाना सर्व करने लगता है। काफ़ी समय बाद खाना ख़त्म होने के बाद जब वो कस्टमर जो अपना कोट मांगता है, तो देखता है कि जहाँ उसने कोट टांगा था बैरा ने, वहाँ से कोट गायब है। तो कोट गायब होना, बैरा पे कोट खो जाने का दायित्व था, क्योंकि यहाँ उसका उद्देश्य वस्तु का प्रयोग करना तो था नहीं कि वो कोट को उतार करके पहनेगा। उसका उद्देश्य क्या था? कोट को उतार करके टांगना, और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि कोट सही सलामत रहे, ना कि होटल के मालिक की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे उपनिधान और उपनिधिता जो है उसके बीच का संविदा एक अप्रत्यक्ष संविदा था। अब दूसरा है, यदि मालिक माल पर नियंत्रण बनाए रखता है तो कोई उपनिधान नहीं होता है। इसमें आप कैसे समझिएगा, ये उपनिधान माने जाने के लिए पर्याप्त परिधान नहीं होता है। इसमें केस है कालिया पेरुमल पिल्लई बनाम विशालक्ष्मी। अब एक स्त्री है, उसका मन होता है कि अपने पुराने जेवर से नए जेवर बनवाए। वो ज्वेलर के पास जाती है और कहती है कि मेरे पुराने ज्वेलरी को गला करके नए जेवर बनाइए। अब इसमें लगेगा समय, तो वो क्या करती है, रोज़ शाम को दुकान पर आती है अपने जेवर को चेक करने के लिए। चेक करती है जेवर को, एक बक्सा देता है ज्वेलर उसको, उस बक्से में सारा जेवर रखती है और बक्से में ताला लगा करके चाबी अपने घर ले जाती है। अब बक्सा ज्वेलरी की दुकान पर ही है, ज्वेलरी चोरी हो जाती है। तो इसमें सुनार जो है वो हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि सुनार जो है वो क्या है, उपनिधाता या उपनिधिति नहीं है, बल्कि वो लेडी जो चाबी लेके जाती है वो उसकी जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से बैंक से अगर कोई लॉकर में सामान कोई रखता है और चाबी घर पे रखता है, और बैंक से अगर चोरी हो जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बैंक के पास भी एक कॉपी होती है चाबी की, और एक जो कस्टमर ले गया है वो। लेकिन कस्टमर ताला चाबी तभी खोलेगा जब बैंक की सहमति होगी, यानी अगर बैंक से कुछ भी गायब होगा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, बैंक की होगी। ऐसा एक केस भी है, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर बनाम सोहनलाल केस। ठीक, इसके बाद अगला आता है, किसी संविदा के बिना भी उपनिधान हो सकता है। इसमें केस है राम गोपाल वर्मा बनाम गवर्नमेंट ऑफ यूपी। किसी उपनिधिति की बाध्यता सिर्फ उपनिधान की किसी संविदा से उत्पन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं। अगर आपने कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ही वो बाध्य है, वरना वो बाध्य नहीं हो सकता। जैसे वादी का सामान चोरी हुआ, पुलिस ने खोजा, मतलब यहाँ पर एक वादी ने कंप्लेन किया पुलिस को कि मेरे घर से ये सामान चोरी हो गया। पुलिस ने उसको खोज लिया, 3-4 दिन लगे पुलिस को खोजने में, और उसके बाद पुलिस ने कहा कि वादी जब तक आता है तब तक मैं उसको अपने माल खाने में रख देता हूँ। पुलिस ने उस सामान को माल खाने में रख दिया। अब माल खाने से वो सामान चोरी हो गया, तो यहाँ पर वादी और उसके बीच में कोई संविदा नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उस सामान को अच्छे से रखे। तो यहाँ बिना किसी संविदा के भी उपनिधान हुआ है और उपनिधान की क्षति हुई है। ठीक है, अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है, LM कोऑपरेटिव बैंक बनाम प्रभुदास हाथी भाई केस। ये गोदाम में सामान रखने से रिलेटेड है, कि गोदाम में सामान रखा गया और गोदाम में सामान रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बारिश हुई और सामान खराब हो गया। तो यहाँ पर जिसने गोदाम की जिम्मेदारी ली थी सामान रखने की, वो क्या था, जिसने जिम्मेदारी दी थी, उससे ज़्यादा जिसने जिम्मेदारी ली थी उसका ये बनता था कि वो गोदाम में सामान रखने से पहले सारी चीज़ें जांच करे, बारिश के दौरान रोज़ चेक करे, क्योंकि सामान खराब हुआ तो उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी। इसके बाद आता है प्रयोजन पूर्ण होने के बाद माल की वापसी। सिंपल है कि जिस प्रयोजन के लिए आपको दिया गया है, आप उपनिधाता वो किए हैं, उसके बाद प्रयोजन पूरा हो जाता है तो आप वापस कर दें, जैसे मान लीजिए, लेकिन उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही वापस करें ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे कोई भी हम लोग टेलर को कपड़ा देते हैं तो एक कपड़े का थान देते हैं, लेकिन कपड़ा सिल के जब वापस मिलता है तो दूसरे फॉर्म में मिलता है। इसीलिए प्रयोजन पूरा होने के बाद जरूरी नहीं कि माल सेम कंडीशन में वापस मिले। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि वो क्लॉज लग ही नहीं सकता। जैसे कपड़ा सिलने देते हैं या गेहूं पीसने के लिए देते हैं, तो हमें किस रूप में मिलता है, वो आटे के रूप में मिलता है। बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं वो बैंक हमको वही पैसा नहीं रिटर्न करती है, दूसरे नोट रिटर्न करती है। तो ये सब कुछ कंडीशन ऐसी है जो प्रयोजन पूरा होने के बाद भी माल की वापसी उसी रूप में नहीं होती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, वस्तु को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द में रखे जाने मात्र से ही बेलमेंट का निर्माण नहीं हो जाता। इस पे एक संविदा होनी जरूरी है, और अगर कोई अवयस्क है तो अभिभावक द्वारा संविदा होना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, जब कोई बच्चा जूनियर करोड़पति आता है तो एक चेक दिया जाता है, लेकिन वो चेक बच्चे को पॉइंट्स के रूप में दिया जाता है, और वो कोई उपनिधान क्या है, उपनिधान के आवश्यक तत्व क्या है। इसमें ये जो होटल के मालिक का दायित्व वाला केस है ना, ये अलग से आता है डील करने, जिसमें अल्टजन बनाम निकोलस के तथ्य मिलते हैं। इसमें न्यायालय ने कहा था कि बैरा का कोट लेने के कार्य से वादी एक
उपनिधान का संबंध हो गया था ऑटोमेटिक बेरा और जो ग्राहक था उसके बीच में, इसलिए वादी को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। इस प्रश्न में भी बेरे ने कोर्ट लेकर ग्राहक को बेफिक्र कर दिया और उसका कोर्ट अपने संरक्षण में ले लिया, इसलिए ओवर कोर्ट की सुरक्षा बेरे पर थी और उसने उसकी उपेक्षा कर दी। होटल का मालिक स्वामी होने के नाते सिर्फ प्रतिनिधित्व का दायित्व रखता है, उसके अनुसार बाकी उसका कोई दायित्व नहीं है। इसके बाद कुछ और लास्ट पे लिख रहा होता है कि गिरवी और उपनिधान में अंतर क्या है। सामान्यतः गिरवी को उपनिधान का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि आपने अपना सामान कुछ दिन के लिए किसी को गिरवी दिखा, लेकिन गिरवी में कोई भी माल किसी ऋण के या वचन के पालन हेतु दूसरे पक्षकार को सौंपा जाता है कि मैं अभी आपको इतने कैश नहीं दे पाऊंगा, तब तक आप मेरी घड़ी गिरवी रख लीजिए। जबकि उपनिधान में क्या होता है, ऐसा कोई वो नहीं होता है, वो किसी काम के लिए दिया जाता है, ना कि प्रतिभूति के रूप में दिया जाता है। गिरवी में नियत समय पर ऋण का संदाय नहीं होने पर उस माल को बेच भी सकता है जिसको गिरवी दिया जाता है, पर उपनिधान में ऐसा अधिकार नहीं होता है। गिरवी में हमेशा ऋण रूप में ही दिया जाता है, जबकि उपनिधान में कोई ऋण के रूप में नहीं दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उपनिधान क्या होता है, उपनिधि के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, जिन्हें सामान दिया जाता है उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो उपेक्षा कर सकती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रही हूँ, इस टॉपिक को ध्यान से दोबारा सुनना है, सारे केसेस को नोट डाउन कर लेना है, सारे कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर में आपको 5 पॉइंट अच्छे से लिखने हैं। केंट की परिभाषा लिखनी है स्टार्टिंग में, फिर धारा 148 से शुरू करना है। उसके धारा 148 में उपनिधान, उपनिधाता और उपनीति की परिभाषा दी गई है। फिर 2-3 एग्जाम्पल देने, कपड़े की ड्राई क्लीनिंग, पार्सल वाला सामान, घड़ी बनने देना, और उसके बाद आपको इसका तत्व लिखना शुरू करना। तत्व में जैसे किसी प्रयोजन के लिए माल का परिधान करना, जिसमें आप गोदाम की चाबी का वाला केस लिख सकते हैं, या घड़ी जो उसने खरीद लिया और 1 महीने बाद आऊँगा वो वाला केस लिख सकते हैं। दूसरा, आप यदि मालिक माल पर नियंत्रण बनाए रखता है तो कोई उपनिधान नहीं होगा, इसमें आप कौन सा केस लिखेगा, जो लेडी जो है वो ज्वेलरी बनवाती और चाबी अपने पास रखती है। तीसरा, किसी भी संविदा के बिना भी उपनिधान हो सकता है, इसमें आप कौन सा केस लिखिएगा, जो सामान चोरी हो जाता है और पुलिस खोजती है और अपने मालखाने में रखती है और मालखाने से फिर से चोरी हो जाता है। चौथा है, प्रयोजन पूर्ण होने के बाद माल की वापसी हो जाती है, पर जरूरी नहीं कि सेम कंडीशन में ही मिले। जैसे कि कपड़ा सिलने देते हैं तो हमें कपड़ा दूसरे फॉर्म में मिलता है, गेहूँ पीसने देते हैं तो आटा के फॉर्म में मिलता है। और पांचवा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स, वस्तु को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक सुपुर्द करने के लिए सिर्फ बेलमेंट का ही निर्माण नहीं होता, बल्कि एक संविदा भी होनी चाहिए। जैसे कि कोई अवयस्क है, उसको संपत्ति मिल रही है तो उसके लिए अभिभावक के साथ संविदा होती है। ग्राहक और बैंक के बीच में भी रुपया जमा करने में संविदा होती है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स और आंसर का फॉर्मेट। अब इसकी डिटेल क्लास मैंने पूरी ले ली, लेकिन तब भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस को क्लियर कर दूं। मेरी कोशिश ये होती है कि 2 से 3 किताबों को मिला के समराइज वे में मैं 15 मिनट में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके साथ डील कर दूँ। आप उसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते जाइए। साथ ही साथ कोशिश ये होती है कि ढेर सारे केसेस का स्ट्रक्चर ना दूँ, बल्कि जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो याद रखे जा सके, वो ही दूँ। और अगर आपको केसेस नहीं याद होते हैं तो आप दृष्टांत के रूप में भी लिख सकते हैं, ए और बी